नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष गुरु में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं, रत्नों के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आपकी कुंडली में आपके ग्रह क्या कहते हैं, किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में ग्रहों की वजह से आती हैं और उन समस्याओं का निवारण आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत करते हैं कुंडली वास्तु रत्न और अंक ज्योतिष विशेषज्ञ आचार्य सहदेव व्यास कन्हैया जी का। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे जी। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में आज एक सेलिब्रिटी मौजूद है जो कि पंजाब की जानी मानी नायिका हैं, थिएटर्स में एक्टिंग करती हैं, सीरियल्स करती हैं और एक कुड़ी पंजाब दी छावा दरिया, साथ ही साथ अखियाँ तो दूर न जावी, इन सभी सीरियल्स में काव्या जी हर दिन आपको नज़र आती रहती हैं। काव्या जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी, ज्योतिष गुरु देख रहे प्रोग्राम सभी दर्शकों का मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जी काव्या जी, स्वागत करते हैं। और कन्हैया जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज अपने दर्शकों के लिए हम नई चीज़ लेकर आए हैं कि उनको कुंडली के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे और जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपके मार्गदर्शन में उन्हें मिलेगा। तो सबसे पहले काव्या जी से ही शुरुआत करते हैं। हमारे बीच मौजूद ही हैं ये। काव्या जी की डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं, 14 अगस्त 1986 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 2:40 सुबह का समय है और मासा पंजाब का जन्म है। काव्या जी, ये जो डेट ऑफ बर्थ हमें आपकी मिली है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी। जी। तो कन्हैया जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली क्या कहती है यहाँ पर काव्या जी की? काव्या जी की कुंडली तैयार हो चुकी है जी। काव्या जी, आपने अपना जन्म बताया है 14 अगस्त 1986 का आपका जन्म है, 2:40। आपका मिथुन लगन में जन्म हुआ है और मैं बताना चाहूँगा मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है और वो बुध सूर्य के साथ युति बना के द्वितीय इसमें यानी दूसरे घर में बैठा है। दूसरा घर में आपको बता देता हूँ, धन का भी होता है, वाणी का भी होता है और परिवार का भी होता है, कुटुंब का। यहाँ सूर्य और बुध का होना आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छा योग है। यहाँ आपकी कुंडली में मूल त्रिकोण में बनता है बुधादित्य योग। मुझे याद आया इस योग से, हमारी लता मंगेशकर जी, जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, वो इतनी अच्छा गाती हैं। उन्होंने बुधादित्य योग से ही हज़ारों गाने गाए हैं हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। और उनका वही प्यारा सा बुधादित्य योग आज उनको कहाँ से कहाँ ले गया, उनका कितना सम्मान है। भारत रत्न से भी शायद उनको सम्मानित किया गया था। तो काव्या जी, वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आप भी बन सकते हैं क्योंकि आपका बुधादित्य योग बनता है। और देखिए, यहाँ बुधादित्य योग का बनना यानी वाणी से संबंधित है। शुक्र आपका चौथे घर में बैठा है जो कला से ही जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ शुक्र आपका नीच का बैठा है। आगे मैं बताना चाहूँगा, द्वितीय घर का जो मालिक है वो चंद्रमा है, छठे घर में आपका बैठा हुआ है। आप कुंडली से मांगलिक भी हैं और बृहस्पति आपका भाग्य में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम बुधादित्य योग के ऊपर बात करते हैं। दर्शकों, बुधादित्य योग जो होता है वो आदमी को वाणी की ओजस्वता देता है। यह बुधादित्य योग उसके वर्चस्व को फैलाता है। यहाँ काव्या जी की कुंडली में भी बुधादित्य योग है, इसलिए आज ही हमारे साथ बैठी हैं, कला से जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं बुधादित्य योग का बहुत बड़ा यहाँ रोल है इनकी ज़िंदगी में। वहीं मैं शुक्र की बात करता हूँ क्योंकि ये कला के क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो शुक्र जो है कला का प्रतीक है जी। और शुक्र चौथे घर में नीच का बैठा है, इसलिए इनका जो टैलेंट है, जो इनके काम करने का तरीका है, वो ठीक ढंग से कई बार ये नहीं कर पाते। यानी इनका टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शुक्र नीच का है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत है जो प्रॉपर हमें बाहर निकाल के लानी है। क्या आपको ऐसा लगता है? कन्हैया जी, मैं यही बात पूछना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आए हैं, मतलब काम शुरू होते होते रुक जाता है। 99.9 पे जाके जैसे रुकता होगा। कल को शूट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि काम वहीं पे रुक जाता है। इस कारण मतलब काफ़ी काम मेरे रुके पड़े हैं। इसके बारे में मैंने पूछा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपका पंचम घर जो होता है बुद्धि का होता है।
विद्या का भी होता है, संतान का होता है, लेकिन मैं पंचम बुद्धि से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आपका पंचमी शुक्र है और वो शुक्र चौथे घर में कहीं ना कहीं नीच का बैठा है। जो आपकी अच्छी क्वालिटी है उसको वो बाहर नहीं आने देता और आप बाद में ये फील भी करते होंगे कि मेरी तो इतनी अच्छी क्वालिटी थी, मैं ऐसे ठीक ढंग से क्यों नहीं रख पाई। आपने कई बार ऐसा महसूस भी किया होगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप कला के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बहुत बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा भी एक अच्छा नाम हो, मेरी भी एक अच्छी पहचान हो, तो सबसे पहले आप शुक्र को ठीक कर लीजिए, क्योंकि शुक्र ठीक होगा तभी आपका वर्चस्व फैलेगा, तभी आपका अच्छा नाम होगा। मतलब ये जो तुसी क्या दस्या सानू भी शुक्र ग्रह मेरा नीच दा ग्रह आ, इनू सी किवें ठीक कर सकदे हैं? मतलब तुसी की उपाय दसोगे कि आगे जाके मैनू प्रॉब्लम ना होगी? हमारी ज्योतिष में यही चीज़ है, ये ज्योतिष बताती है कि आपको कब कहाँ कैसे करना है, आपकी कमी क्या है, इस कमी को ज्योतिष बताती है। मैं आपको बताऊँ, ज्योतिष भी एक तरह अल्ट्रासाउंड है। हम एक्सरे कराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हल ठीक से वो डॉक्टर करता है। कुंडली भी यही है। इस कुंडली के अंदर हमें पता लग गया कि आपका शुक्र नीच का है। आप बार बार बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पूर्ण रूप से आप सफल नहीं हो पा रहे, ये तो सच है। इसलिए यहाँ हमें पता लगा कि शुक्र आपका पंचमेश भी है और द्वादश भी है और वो वहाँ नीच का बैठा है। द्वादश खुला आकाश है, पंचम बुद्धि का है। आप प्रॉपर से खुल के जो है अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप शुक्र का उपाय अवश्य करें। शुक्र का मैं बहुत सरल प्यारा सा आपको ये उपाय बताना चाहूँगा। आप कुछ ना करें, दर्शकों ध्यान से सुने। अगर आपकी कुंडली में भी चौथे घर में शुक्र नीच का बैठा है तो आप ये उपाय आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे वैभवता आएगी, आपका समय आपके अनुकूल होगा। एक उबला हुआ आलू लेकर उस पर हल्दी का आप तिलक लगाएं। क्या भैया जी? हल्दी का तिलक लगाएं, ऊपर उसके आटे का एक पेड़ा आपने चढ़ाना है और जाके गौ माता को खिलाना है। ऐसा आप 4 शुक्रवार आप कर लीजिए, आपका शुक्र आपके अनुकूल हो जाएगा। यही शुक्र आपकी वैभवता में 4 चांद लगाने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो शायद आप इतने मंगलिक ना होते, तो आप पूर्ण मंगलिक हैं। और मैं मंगल के बारे में ये बताना अवश्य चाहूँगा। मंगल का रोल कई चीज़ों में होता है, लेकिन ये वैवाहिक जीवन में इसका मैं ज़्यादा देखता हूँ कि मंगलिक हैं या अनमंगलिक हैं। 7वें घर का बैठा मंगल नीच का नहीं है, अच्छा बैठा है। इसलिए ये तो सच है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आनंद में रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप मंगलिक हैं तो आपको मंगलिक लड़के से ही रिश्ता करना है, अन्यथा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर एक लड़का या लड़की कोई भी मंगलिक है तो उनका विवाह मंगलिक से ही करें। आप अनमंगलिक के साथ करेंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, उनका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह नहीं चल पाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकली दावा है कि एक मंगलिक हो और एक अनमंगलिक हो, कभी उनकी नहीं बन पाती। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती हैं। और ऊपर से कहीं मंगल भी नीच का हो तो विशेष ध्यान रखें। इस समय कुंडली का मिलान करवाना, किसी अच्छे ज्योतिषी से उस कुंडली को दिखाना आपके लिए परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए ये वैवाहिक जीवन है, विवाह बार बार नहीं होता। इसलिए हमारा इस रिश्ते से बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी का एक रिश्ता जुड़ा होता है, क्योंकि हम 1 से 2 होते हैं और दोनों के एक जैसे विचार होंगे तो हम बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा लड़ाई झगड़े में समय निकलेगा। हम यहाँ आए या ना आए सब बराबर है। इसलिए आप मंगलिक हैं, मांगलिक लड़के से ही आप रिश्ता करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था बुधादित्य योग आपका बनता है। वाणी का घर है यहाँ। आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन भावुकता में आप बहुत ज़्यादा कभी कभी बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलना। आप इस पे कंट्रोल करें, यानी थोड़ा वाणी पे संयमता लाएं, क्योंकि चंद्रमा, द्वितीय चंद्रमा देखिए 6ठे घर में जाता है तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना बोलें जितनी आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप कम बोलोगे, ठीक से बोलोगे तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा वो सौदा। जी बिल्कुल। तो काव्या जी, यहाँ पर कन्हैया जी ने आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना कर दी है और बहुत कुछ आपको बताया। एक छोटी सी बात और इनकी रह गई है, मैं बता दूं जी दर्शकों। मैं आपको बता दूं, 9वें घर में बैठा बृहस्पति कभी भी आदमी को जमीन से नहीं लगने देता, कभी भी वह बर्बाद नहीं होने देता। 9वें घर का बृहस्पति किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन वो बुरे हाल में कभी नहीं पहुंचते।
काव्या जी का भी बृहस्पति 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में बैठा है। सुख भोगने के लिए यह मुंथा तरसाता है। यदि आप सुखों को भोगना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट ढंग से करना चाहते हैं, तो आपने मुंथा का एक उपाय करना होगा। आपने कांसे की कटोरी में देसी घी डालकर अपना चेहरा देखना होगा और वह पात्र किसी धार्मिक स्थान पर आपको दान करना होगा। फिर आपकी वैभवता बाहर निकल के आएगी, आपका वर्चस्व अपने आप फैलता चला जाएगा। कला के क्षेत्र में एक आपको नई पहचान और एक नया नाम कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल कन्हैया जी, तो यहाँ पर हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि काव्या जी अपने करियर की ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचे। बिल्कुल पहुँच सकते हैं ये। देखिए, मैं थोड़ा अंक विद्या से भी इनको बताना चाहूँगा कि आपका 14 अगस्त 1986 का जन्म है। बिल्कुल, तो ये अभी मैंने बताया कि कला का प्रतीक शुक्र को आप जितना हो अच्छा कर लीजिए। और ध्यान रहिए, अगर 50 साल से ज़्यादा किसी वृद्ध माता को आप जो है भोजन खिलाओगे तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और जितना हो बड़ों का अपमान तो भूल कर भी ना कर। जी बिल्कुल कन्हैया जी, तो यहाँ पर काव्या जी के लिए आपने सभी उपाय बता ही दिए हैं और हमारी लगातार शुभकामनाएं आपके साथ है। काव्या जी, आप अपने करियर में सफलता की सीढ़ियों को छुएं और आपने जो कुछ भी चाहा है अपने जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं। कन्हैया जी, हम आगे बढ़ते हैं और लग्न के बारे में, कुंडली के बारे में लगातार हम जानते हैं लग्न के माध्यम से, जैसा कि आपने अभी काव्या जी की भी कुंडली देखी। हाँ, तो मैंने लगन का जो है जिक्र जरूर किया है और मुझे अच्छा लगा। देखिए, लगन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हर व्यक्ति को एक घर की ज़रूरत होती है, बिना घर के वो रह नहीं सकता। पूरा परिवार भी एक घर में ही रहता है। इसलिए लगन क्या है, लगन एक कुंडली का घर है और उस लगन कुंडली के माध्यम से ही हम ग्रहों को स्थापित करते हैं। जी बिल्कुल, तो लगन का तो बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल कन्हैया जी, लग्न का बहुत बड़ा रोल है और लग्नों के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। कन्हैया जी, यहाँ पर आपने बोला कि ज्योतिष जो है वो एक अल्ट्रासाउंड की तरह है, हमें पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ियाँ हैं और उसके बाद हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। कितनी आवश्यकता होती है एक आम इंसान को, वो कितना लाभ उठा सकता है अपनी कुंडली के माध्यम से अपने जीवन में? देखिए, अपनी कुंडली के माध्यम से मैं तो कहूँगा 100% वह व्यक्ति लाभ उठा सकता है। क्योंकि कुंडली ये कुंडली नहीं है, दर्पण है और दर्पण में सब कुछ नज़र आता है। आप क्या अच्छा करने वाले हैं, क्या बुरा करने वाले हैं। अगर आपको कोई सही रास्ता दिखाएगा तो आप सही रास्ते पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और देखिए, अगर आपको सफलता मिलेगी तो फिर वैभवता तो अपने आप आ ही जाएगी। इसीलिए कुंडली का जीवन में, और मैं तो कहूँगा कि कुंडली तो बच्चे का जन्म होते ही पहले कुंडली ही बनवानी चाहिए कि आपका बच्चा किसी गंडमूलों में तो नहीं है। क्योंकि हमारे जो मूल नक्षत्र होते हैं, अगर बच्चे का उसमें जन्म हो जाए और पिता गलती से उस बच्चे का चेहरा देख ले तो कहीं ना कहीं यह दोष लग जाता है। इस दोष के कारण भी परिवार में लड़ाई झगड़ा या आर्थिक तंगी या बीमारी या किसी भी प्रकार का कष्ट आ सकता है। इसलिए जब भी दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी बच्चे का जन्म हो, आप सबसे पहले उसकी कुंडली के बारे में जानें, आप उसकी कुंडली बनवाएं। देखिए, कुंडली से माता का, पिता का, दादके का, नानके का सब कुछ पता लग जाता है कि ये बच्चा नानके के लिए कैसा है, ये बच्चा दादके के लिए कैसा है। इसके माता पिता इनकी ग्रहों से क्या कर सकते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं और अपने जो है भविष्य को जाने। देखिए, माता का चौथा घर होता है, वहाँ से पता लग जाएगा कि इनकी माता के भाग्य में क्या लिखा है। बच्चे की कुंडली में 10वां घर पिता का होता है, ये पता लग जाएगा 10वें घर से कि इनके पिता के भाग्य में क्या लिखा है, इनको क्या करना है। और उसी कुंडली से ये भी पता चल जाएगा कि इनको आगे चल के क्या करना है, किन चीज़ों से इनको बचना है, किन बातों का इनको ध्यान रखना है, किस जो है लाइन में जो है इनको जाना है। मतलब अगर हमें पहले पता हो कि सामने गड्ढा है तो हम सावधानी से निकलेंगे। जी बिल्कुल। तो कुंडली भी हमें सावधान करती है, सही मार्ग दर्शन कराती है। ये कोई कुंडली साधारण कुंडली नहीं है, ये दर्पण है और इस दर्पण की आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है। हम तो, आपने देखा होगा, दर्पण तो प्रतिदिन देखते ही हैं अपने जीवन को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। तो ये भी एक दर्पण है हमारी कुंडली। जी बिल्कुल कन्हैया जी, आपने यहाँ पर बोला कि दर्पण की आवश्यकता हमें पड़ती है और साथ ही साथ सही मार्ग की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, कुंडली से जो कुंडली के माध्यम से और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को लगातार मिलता ही रहेगा। कन्हैया जी, अभी बहुत कुछ है लेकिन हम आगे कार्यक्रम को आज नहीं बढ़ा पा रहे हैं समय की कमी की वजह से। अपने बाकी दर्शकों के पत्रों को हम अपने अगले कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। कन्हैया जी, आपका और काव्या जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल कर हमारे बीच स्टूडियो में आए और
अपने दर्शकों से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि काव्या जी की कुंडली के बारे में तो उन्हें पता चल गया है। यदि आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो आप भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सभी डिटेल्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने कल के कार्यक्रम में अपने कुछ और दर्शकों की समस्या और उनके समाधान के साथ ही आप सभी से फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।